नमस्कार दोस्तों, पिछले भागों में हम लोगों ने पढ़ा था विकास एवं उसका अधिगम। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास यानी डेवलपमेंट। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन शामिल रहते हैं। मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। इसके फल व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है तथा पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर मनुष्य स्वयं को जिन गुणों से संपन्न पाता है, वे विकास की प्रक्रिया के ही परिणाम होते हैं। हॉरलॉक के अनुसार केवल विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं रहती है, वरन यह व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम में निहित रहता है, जिससे परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती है। हॉरलॉक के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरना वह व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती है। व्यवस्थित व्यवस्थित शब्द का तात्पर्य यह है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाली परिवर्तनों में कोई न कोई क्रम अवश्य होता है और आगे वाले परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर आधारित होता है। समनुगत शब्द का अर्थ है परिवर्तन संबंध विहीन नहीं होते हैं, उनमें आपस में परस्पर संबंध होता है। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाली परिवर्तन वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों तथा वातावरण दोनों का ही परिणाम होता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है, किंतु अन्य दिशाओं में होने वाली परिवर्तनों को समझने में समय लग सकता है। विकास के रूप। विकास की प्रक्रिया 4 प्रकार के होते हैं। एक में है आकार में परिवर्तन। शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। आकार में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है। शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार व भार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। बी में है अनुपात में परिवर्तन। विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन अनुपातिक होता है। प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते हैं और न ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है, अतः सभी अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर शैशवावस्था में बालक स्व केंद्रित होता है, जबकि बाल अवस्था के आते आते वो अपने आसपास के वातावरण तथा व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है। सी में है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। प्राणी के विकास क्रम में नवीन श्रृंखलाओं का उदय होता है। उदय होने से पुरानी विशेषताओं का लोप होता रहता है, यानी पुरानी जो विशेषता है वो धीरे धीरे समाप्त होता रहता है। उदाहरण के तौर पर बचपन में बालों और दांतों का समाप्त हो जाना, बचपन की अस्पष्ट ध्वनियाँ, खिसकना, घुटनों के बल चलना, रेंगना, चिल्लाना इत्यादि गुण समाप्त हो जाता है। पुरानी रूपरेखा के परिवर्तन के तौर पर ये दिखा जाता है कि बच्चों के खिसकना, घुटनों के बल चलना, रोना चिल्लाना आदि गुणों में समाप्त हो जाते हैं। नए गुणों की प्राप्ति। विकास क्रम में जहाँ एक तरफ पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं अन्य स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि स्थायी दांत निकलना, स्पष्ट उच्चारण करना, उछलना कूदना और भागने दौड़ने की क्षमताओं का विकास इत्यादि विकास क्रम में नए गुण के रूप में प्राप्त होते हैं। विकास के सिद्धांत। विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली क्रिया है, लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। इस नियम के आधार पर अनेक शारीरिक व मानसिक क्रियाएं विकसित होती रहती है। विकास के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित है। विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है। मनुष्य का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है, मस्तकाधोन्मुखी दिशा
तथा निकट दूर दिशा। मनुष्य का विकास दो दिशाओं में होता है, मस्तकाधोमुखी दिशा और निकट दूर दिशा। मस्तकाधोमुखी दिशा विकास क्रम में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूण अवस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं में विकास का यही क्रम होता है। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। उदाहरण के लिए पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आ जाती है। 2 में है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। 3 नंबर में विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल आए, परंतु नींव गर्भ अवस्था के 5वें माह में ही पड़ जाती है और 5 से 6 माह आते आते दांत निकल जाते हैं। 4 नंबर में विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर होते हैं। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा स्वरूपों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती है वह शीघ्रता से बोलने भी लगता है, जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों के शारीरिक विकास की गति मंद होती है उनमें मानसिक तथा अन्य प्रकार का विकास भी देर से होता है। अतः प्रत्येक बालक में शारीरिक व मानसिक योग्यताओं की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इस कारण समान आयु के 2 बालक व्यवहार में समानता नहीं रखते हैं। 5 में है विकास की गति में तीव्र व मंदता पाई जाती है। किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता है, उनमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उदाहरण के लिए विकास की अवस्था में यह गति तीव्र रहती है, उसके बाद में मंद पड़ जाती है। 6 नंबर में है विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। 7 में है विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, वह परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। परिपक्वता से तात्पर्य व्यक्ति के वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक गुणों का विकास है। बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ही प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके कारण उसका शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाता है। उसके लिए वातावरण से सहायता नहीं लेनी पड़ती है। शिक्षण और अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। यह सीखने के लिए परिपक्व आधार तैयार करते हैं और सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। 8 में है विकास एक अविराम प्रक्रिया है। विकास एक क्या है? अविराम प्रक्रिया है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है, प्राणी के जीवन में निरंतर चलती रहती है। उदाहरण के लिए शारीरिक विकास गर्भ अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक निरंतर चलता रहता है, परंतु आगे चलकर यह उठने बैठने, चलने फिरने और दौड़ने भागने की क्रियाएं करने लगता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। नंबर 1 में है वंशानुक्रम। डिक मेयर जो 1965 के अनुसार 1965 में दिया था, वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय में ही पाई जाती है। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति नियंत्रित करती है। डिक मेयर के अनुसार जो वंशानुक्रम नंबर 1 में डिक मेयर के अनुसार वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती है। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती है। प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं, वृद्धि, तर्क, स्मृति तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम ही होता है। माता के रज तथा पिता का वीर्य कणों में बालक वंशानुक्रम निहित होता है।
गर्भाधान के समय जीन भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं। वे जीन ही वंशानुक्रम के वाहक हैं। अतः एक ही माता पिता की संतानों में विभिन्नता दिखाई देती है। यह विभिन्नता का नियम कहलाता है। प्रतिगमन के नियम। प्रतिगमन के नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें भी दुर्बल बुद्धि के ही हो सकते हैं। यानी प्रतिभाशाली माता पिता के संतानें दुर्बल बुद्धि के भी हो सकते हैं। वातावरण में वे सभी बाह्य शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियाँ आदि सम्मिलित है जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। तीन में है आहार। माँ का आहार गर्भकाल अवस्था से लेकर जन्म के उपरांत तक शिशु के विकास को प्रभावित करता है। आहार की मात्रा की अपेक्षा आहार में विद्यमान तत्व बालक के विकास को अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। रोग है, नेक्स्ट है रोग। शारीरिक बीमारियां भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। बाल्य अवस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। 5 में है अंतःस्रावी ग्रंथियां। बालक के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियों से जो स्राव निकलते हैं वे बालक के शारीरिक और मानसिक विकास तथा व्यवहार का महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उस पर हड्डियों तथा दांतों का विकास निर्भर करता है। बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांति को भी इस ग्रंथि का स्राव प्रभावित करता है। बालक की लंबाई का संबंध थायराइड ग्रंथि के स्राव से होता है। पुरुषत्व के लक्षणों जैसे दाढ़ी, मूछें, पुरुष जैसी आवाजें और स्त्रीत्व के लक्षणों का विकास जनन ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स पर निर्भर करती है। नेक्स्ट में है बुद्धि। बालक की बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। दुर्बल बुद्धि वाले बालकों में बुद्धि का विकास तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है तथा विभिन्न विकास प्रतिमान अपेक्षाकृत अधिक आयु स्तरों पर पूर्ण होते हैं। नेक्स्ट में है यौन भेदों का भी शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय लड़की या लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती है, परंतु वयःसंधि अवस्था के प्रारंभ होते ही लड़कियां में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा तीव्र विकसित होने लगता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का मानसिक विकास भी पहले पूर्ण हो जाता है। यौन अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का मानसिक विकास और शारीरिक विकास तीव्र गति से भी होता है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं। विकास की विभिन्न अवस्थाएं जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। ये अवस्थाएं इस प्रकार है। शैशवावस्था, जन्म से 1 से 3 वर्ष के बीच को शैशवावस्था। रॉस के अनुसार, ये रॉस के वैज्ञानिक रॉस थे जिन्होंने विकास की अवस्थाएं दी। शैशवावस्था इनके अनुसार 1 से 3 वर्ष, पूर्व बाल अवस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। फिर से पढ़ते हैं। रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित है जो शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष, पूर्व बाल अवस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हॉरलॉक के द्वारा किया गया वर्गीकरण सामान्य माना जाता है। इसके अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित होती। एक में गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक को गर्भावस्था बोला जाता है हॉरलॉक के अनुसार। ठीक है, गर्भावस्था गर्भाधान से लेकर जन्म तक। और शैशवावस्था होगा जन्म से 2 सप्ताह तक, बचपना अवस्था तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक, जन्म के तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक बचपना अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल अवस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक। उत्तर बाल अवस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक को पूर्व उत्तर बाल अवस्था में रखा जाता है। वयःसंधि के अंतर्गत 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच को वयःसंधि के अंतर्गत रखा जाता है
और पूर्व किशोर अवस्था 13 से 17 वर्ष तक को रखा जाता है। उत्तर किशोर अवस्था 18 से 21 वर्ष तक को रखा जाता है और प्रौढ़ा अवस्था 21 से 40 वर्ष तक, मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक, वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त किया है। एक में है गर्भकालीन अवस्था। यह अवस्था गर्भ से जन्म के समय तक मानी जाती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। समस्त रचना, भार और आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। 2 में है शैशवावस्था। जन्म से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था का समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। इसकी उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता के द्वारा ही किया जाता है। 3 में है बचपना अवस्था। यह अवस्था 2 सप्ताह से होकर 2 वर्षों तक चलती है। बचपना अवस्था 2 सप्ताह से होकर 2 वर्षों तक चलती है तथा यह अवस्था दूसरों पर निर्भर होने की अवस्था होती है। बचपना अवस्था दूसरों पर निर्भर होने की अवस्था होता है। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि विकसित हो जाते हैं। यह अवस्था संवेग प्रधान होती है। बाल्य अवस्था। यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है। बाल्य अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष के बीच होता है और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष के बीच। इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, जिससे वो अपने माता पिता शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करता है। बाल्यावस्था में बालकों के समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चे साथियों के साथ रहना और खेलना अधिक पसंद करते हैं। वयःसंधि। वयःसंधि बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था को मिलता जुलता मिलन वयःसंधि वयःसंधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करती है। यह अवस्था बहुत ही कम समय की होती है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं यौन अंगों की परिपक्वता का विकास। बालिकाओं में यह अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाती है और बालकों में यह 12 से 13 वर्ष के बीच होता है। किशोरावस्था। यह अवस्था 13 से 21 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। ए में है पूर्व किशोरावस्था जो 13 से 16 वर्ष के बीच, उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष। इस अवस्था में बालकों की समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता और सामाजिक अस्थिरता होती है। इस समय किशोरों को शारीरिक एवं मानसिक समायोजन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनके संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। एक है प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था के पश्चात 21 से 40 वर्षों की अवस्था प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है। एक नेक्स्ट है मध्य अवस्था। नेक्स्ट है मध्य अवस्था। इस अवस्था में 41-60 वर्ष की आयु की मध्य अवस्था माना गया है। इस अवस्था में प्राणी के अंदर शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस समय व्यक्ति सुख, शांति व प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। सामाजिक संबंधों के प्रति भी मनोवृत्तियां दृढ़ हो जाती है। सामाजिक संबंधों के प्रति मनोवृत्तियां दृढ़ हो जाती है। वृद्ध अवस्था जीवन की अंतिम अवस्था जो 60 वर्ष से प्रारंभ होकर अंत समय तक मानी जाती है। इस अवस्था में यह अवस्था ह्रास की अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है। स्मरण शक्ति कम होने लगती है। परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य है। विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है।
विकास में होने वाली परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। विकास में होने वाला परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। विकास क्रम प्राणी के परिपक्व अवस्था प्रदान करता है। विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होता है। उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक होते हैं। रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन उसमें वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। मानव के शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है, मस्तकाधोमुखी विकास और निकट दूर विकास क्रम। मस्तकोन्मुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूण अवस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है। भ्रूण अवस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में होता है। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले समान क्रिया करता है, उसके बाद विशेष क्रिया की ओर अग्रसर होता है। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती है। विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं पोषण, बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, प्रजाति, रोग, चोट, घर का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण तथा शुद्ध वायु एवं प्रकाश। शैशवावस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय से के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। विकास के क्रम में शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं परिपक्वता, प्राश्रितता, संवेगशीलता, व्यक्तिगत भिन्नता इत्यादि। बचपना अवस्था की विशेषताएं होती है खतरनाक अवस्था, अजीबोगरीब अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, आत्मकेंद्रित और स्वप्रेमी नैतिकता का अभाव, अनुकरण की प्रवृत्ति, मानसिक प्रक्रिया के विकास में तीव्रता, सामाजिक भावना का उदय। पूर्व बाल अवस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था और जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था भी कहा जाता है। पूर्व बाल अवस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था और जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था भी कहा जाता है। पूर्व बाल अवस्था में बालक अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति पाई जाती है। वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। विकास के क्रम में उत्तर बाल अवस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु, सारस अवस्था और नैतिक विकास की आयु इत्यादि की अवस्था कहा जाता है। विकास के क्रम में किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। विकास के क्रम में किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता है यह परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में विषमलिंगी भावना विकास होता है। किशोरावस्था में विषमलिंगी भावना का विकास होता है। इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है। यह तनाव और परेशानी की अवस्था है। किशोरावस्था तनाव और परेशानी की अवस्था है। पूर्व वृद्धि की अवस्था कहलाती है। यह आत्मनिर्भरता, व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है। वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ अवस्था तक चलती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। विकास कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित होती है। विकास में वृद्धि का तात्पर्य है बालकों में सीखने, स्मरण तथा तर्क इत्यादि की क्षमता में वृद्धि होना। गर्भ में बालक को विकसित होने में 180 दिन लगता है।
जैसे नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। हॉरलॉग के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया? 14 प्रकार से। डम्बिल के अनुसार किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु में चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। हॉल का सिद्धांत किशोरों में मनोविज्ञान से संबंधित व्याख्या करता है। हॉल का सिद्धांत किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित व्याख्या करता है। इसके अंतर्गत 12 से 21 वर्ष तक की आयु के किशोरों की शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत व सामाजिक क्रियाओं व व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में मनुष्य में क्रांतिकारी परिवर्तन जन्म लेती है। शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहारों एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसका बाल केंद्रित शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालकों के व्यवहारों में परिमार्जन के लिए तथा शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन के लिए विशेष सहायता ली जाती है। बाल मनोविज्ञान एक प्रकार की वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल यानी गर्भावस्था से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, जिसमें बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं के साथ साथ उन सभी कारणों का भी अध्ययन किया जाता है, जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। जॉन बी वाटसन व्यवहारवादी मनोविज्ञान विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। जॉन बी वाटसन व्यवहारवादी मनोविज्ञान विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। वाटसन का कथन है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। अधिगम, अभिप्रेरणा तथा पुनर्बलन पर विशेष ध्यान केंद्रित रहना व्यवहारवादियों की प्रमुख विशेषता है। विकास की किशोर अवस्था में बुद्धि का विकास अधिकतम होता है। इस अवस्था में विकास से संबंधित प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। मानसिक योग्यताएं, कल्पना शक्ति, भाषा एवं अभिरुचियों का विकास। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है तथा शारीरिक विकास एक निश्चित समय व सीमा के अंतर्गत होता है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जैसे फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, चोमस्की का भाषा विकास सिद्धांत, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत।